करें स्टार्ट। तो अपन बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत। अब जैसा कि आप लोगों का सिलेबस चेंज होके रखा हुआ है, पहले आप लोगों का सिलेबस कुछ और था, आप लोग न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट हो, तो यहां पर क्या किया, बहुत सारे चैप्टर्स को क्या किया है, उसका यूनिट वाइज शफलिंग कर दिया है, कुछ चैप्टर को उठा के दूसरे यूनिट में डाल दिया है और कुछ नए चैप्टर भी डाला है। तो यहां पर आप लोग देखोगे ना, तो यूनिट नंबर 1, 2 और 3 जो है ना बहुत ज्यादा डेंस है। डेंस समझते हो ना, मतलब बहुत सारे चैप्टर डाल दिया यूनिट 1, 2, 3 में। पहले इतने चैप्टर नहीं हुआ करते थे, कम हुआ करते थे। और क्या किया है, यूनिट 4 और 5 को थोड़ा हल्का कर दिया है। 5 में तो एक ही चैप्टर है बस, हरी बात समझ में, 5 में एक ही चैप्टर है, 4 में भी ज्यादा चैप्टर नहीं है, 1, 2, 3 में ज्यादा चैप्टर्स को इकट्ठा कर दिया है। तो आप लोग देखोगे तो 1, 2, 3 में आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है जब नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा हो जाते हैं, तो कहां से क्या दे देगा कोई भरोसा नहीं है ना। और यूनिट 5 और 4 यहां पे नंबर ऑफ चैप्टर कम होने के कारण नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको कम दिखेंगे। ठीक है, चलो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एकदम न्यू सिलेबस के हिसाब से है। सबसे पहला क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस। प्रबंध से आप क्या समझते हैं, आधुनिक व्यवसाय में इसकी महत्ता समझाइए। ये पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आंसर कैसे लिखोगे, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आंसर कैसे लिखोगे। सबसे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग लिखोगे, उससे भी पहले क्या लिखोगे, सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस पूरे एक पेज में लिखना, 4-5 लाइन में खत्म हो जाता है वो। उसके बाद मैनेजमेंट की मीनिंग लिखना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड में बोलता है ना, डिफाइन मैनेजमेंट बोला है क्या, आप मैनेजमेंट से क्या समझते हैं बोल रहा है। तो आपको पहले उसकी मीनिंग लिखनी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन जैसा, लगभग वो 1 से पौन पेज तक जाएगा। उसके बाद फिर आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है मैनेजमेंट की, एटलीस्ट 2, ज्यादा लिख सकते हो लेकिन मिनिमम कितनी लिखनी पड़ेगी, 2। उसके बाद आपका पहला वाला क्वेश्चन का आंसर खत्म कि मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो, वो बात पूरी हो जाएगी। अब नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस। तो लगभग 8-9 पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे आप लोग पढ़ने बैठोगे, पॉइंट आपके करेक्ट होने चाहिए, पॉइंट आपके करेक्ट होने चाहिए। उन पॉइंट को फिर एक्सप्लेन करना है। एक पॉइंट आधा पेज लेता है, मान लो फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट है, तो 10 पॉइंट होने के कारण कितना पेज खींचेगा फिर वो, 5 और पहले वाला लगभग 2 पेज जाएगा। तो ऐसे करके 5 और 2 7 पेज, 3.5 पेज का आंसर बनेगा, 3.5 पन्ने का। क्लियर है मेरी बात। और एक पन्ना आपका सिनॉप्सिस, मतलब 4 पन्ने का आंसर ऐसे बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। ये एक स्टेटमेंट है, कभी भी इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में दिया रहता है, मतलब वो एक स्टेटमेंट होता है। क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो एक क्वेश्चन करोगे, यहां पर भी क्या पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन मॉडर्न बिजनेस पूछ रहे हैं, और यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहे हैं। भाई मॉडर्न बिजनेस रहे कि कुछ भी रहे, मैनेजमेंट का तो इंपॉर्टेंस वही रहेगा, लेकिन मॉडर्न बिजनेस में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा आपको। बहुत सारे पॉइंट दोनों में क्या मिलेंगे आपको, कॉमन मिलेंगे। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। इस कथन को स्पष्ट कीजिए और प्रबंध के महत्व को समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट बाय कॉन्सेप्ट, डिस्कस इट्स फंक्शन। प्रबंध विचारधारा से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों की विवेचना कीजिए। इवेलुएट द रोल ऑफ टेलर एंड फ्यूल इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। प्रबंध विचारधारा के विकास में टेलर और फ्यूल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल इन ब्रीफ। वैज्ञानिक प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों को संक्षेप में समझाइए। लास्ट यूनिट नंबर 1 का, व्हाट इज मीन्ड बाय न्यू क्लासिकल सिस्टम, एक्सप्लेन द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। नव चिर प्रतिष्ठित नव प्राचीन प्रणाली से आप क्या आशय है, प्रबंध के क्षेत्र में मानवीय संबंध दृष्टिकोण को समझाइए। ये 6 क्वेश्चन बनते हैं यूनिट नंबर 1 से, 6 क्वेश्चन।
ये 6 क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ेगी आप लोगों को। क्लियर है? अच्छा, बाय चांस अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होगा? गाली बकोगे मेरे को आप लोग, अरे सर दिए थे 6 क्वेश्चन एक भी नहीं फंसा। देखो 6 क्वेश्चन पढ़ लोगे ना आप लोग अगर, तो इतना तो आप लोगों को आ जाएगा कि भाई आप लोग कुछ ना कुछ लिखने के लायक तो हो जाओगे। समझे मेरी बात को? और जिस हिसाब से मैंने 6 क्वेश्चन निकाले हैं उसमें से ऑप्शन में एक तो भले नहीं है, एक तो आ ही जाएगा। और थोड़ी बहुत वर्डिंग करके दूसरा अगर क्वेश्चन दे दिया तो आंसर ऐसा नहीं कि उसका आंसर चेंज हो जाएगा। आप लोग देखना, जिससे भी आप लोग पढ़ते हो खास करके गाइड, उसमें एक क्वेश्चन के और 10-12 तो क्वेश्चन रहता है, उसके बाद भी फिर नीचे आंसर दिया रहता है। मतलब हर क्वेश्चन का आंसर क्या है? लगभग सेम है। चलो यूनिट नंबर 2 में आ जाओ। What do you mean by planning? Discuss the importance and objective of planning and also discuss its main steps. नियोजन किसे कहते हैं? इसके महत्व एवं उद्देश्यों को बताइए और इसके प्रमुख चरणों की विवेचना कीजिए। डिसीजन मेकिंग इज द की टू मैनेजमेंट फंक्शन। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय प्रबंध कार्यों की कुंजी है। निर्णय प्रबंध कार्यों की कुंजी है। निर्णय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट पूछ सकता है आप लोगों से। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है। अच्छा, ये शॉर्ट नोट में मैंने डाल दिया यहां पे। बाय चांस अगर इसका बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो पढ़े तो रहोगे ना, लिख तो सकते हो। 10th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन किसे कहते हैं? संगठन के महत्व को बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में फर्क जानते हो क्या होता है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार का प्रत्यायोजन किया जा सकता है किंतु उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। इस कथन को स्पष्ट कीजिए तथा इनके संबंध बताइए। ठीक है, आप लोग पढ़ना, अब समझ में आ जाएगा। कहीं पे किसी को कोई डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ की स्टाफ है प्रभु भैया, मैंने उनको जिम्मेदारी दे के रखी है। जिम्मेदारी मतलब कुछ भी घुमा फिरा भैया आपकी जिम्मेदारी है ना, ये क्या है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी मैंने दे के रखी, कोई भी बच्चा बात करते हुए दिखे ना मार देना। एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, ऐसा नहीं बोला हूं मैंने, है ना। अथॉरिटी मतलब उनको मैंने है ना अधिकार दे के रखे, भैया कोई भी लगता है कोई भी चीज है आप खरीद के ले आया करो, पूछने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो भैया अपने मन से कर लेते हैं, मतलब मैंने उनको काम पहले से बोल के रखा है कि भैया ये काम कर लिया करो। लेकिन जवाबदारी जो है, जवाबदारी कब देखी जाती है? जब उनको जिम्मेदारी अपन अथॉरिटी दी है ना, तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाती है। कभी देखना जितना बड़ा अधिकार जितना बड़ा अधिकारी होता है, जितना बड़ा ऑफिसर होता है, उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी भी होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ोगे, मैं तो अभी पढ़ा वैसे रहा नहीं हूं इसलिए ऐसे ही हल्का फुल्का बता रहा हूं। इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। 12 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी? इन व्हाट वेज डिसेंट्रलाइजेशन इज हेल्पफुल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन? अधिकार के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? व्यवसाय प्रशासन में विकेंद्रीकरण किस प्रकार सहायक है? What do you understand by departmentation? Discuss the various basis of departmentation. विभागीयकरण से आप क्या समझते हैं? विभागीकरण के विभिन्न आधारों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर कितने हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है भाई यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 1 में कितने क्वेश्चन थे? 6। भाई वो खिड़की को खोलो ना, 1 मिनट। निकिता खड़ी है, उसको बोलो ना गेट खोल के बैठ जाएगी करके।
ताकत नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है। निकिता, वो गेट खोल के बैठ जाओ ना, खुला है। हाँ हाँ। यूनिट नंबर 3, व्हाट इज डायरेक्शन? डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन। निर्देशन से क्या आशय है? निर्देशन की तकनीकों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय कोऑर्डिनेशन? डिस्कस इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। समन्वय से क्या आशय है? इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? डिस्क्राइब द एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संप्रेषण से आपका क्या आशय है? प्रभावी संप्रेषण के आवश्यक तत्वों को बताइए। ये क्वेश्चन तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट ईयर में पढ़े हो ऑलरेडी आप लोग, है ना। What are the barriers to communication? How this to be overcome? संप्रेषण की बाधाएं क्या है? इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? ये दोनों क्वेश्चन तो बोलेंगे, फर्स्ट ईयर का रिपीट कर दिया है। What is meant by staffing? Describe the staffing process. नियुक्ति या स्टाफिंग से क्या आशय है? नियुक्ति की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। What do you understand by training? Explain the characteristic of training and briefly describe the method of training. प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं? प्रशिक्षण के लक्षण बताइए तथा विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कितने क्वेश्चन होगा यूनिट नंबर 3 में? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 में मैंने बताया ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इधर 4 और 5 में देखोगे ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, दोनों मिला के 6 है। ठीक है, दोनों मिला के 6। यूनिट नंबर 4 में क्या है देखो, डिस्कस द बेसिक स्टेप्स इन कंट्रोलिंग। व्हाट डू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट टू कंट्रोल? नियंत्रण के आधारभूत कदमों की विवेचना कीजिए। कर्मचारी नियंत्रण का विरोध क्यों करते हैं? डिफाइन कंट्रोल। डिस्क्राइब द नेसेसिटी एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। नियंत्रण की आवश्यकता एवं तकनीक का वर्णन कीजिए। What do you understand by leadership? Describe the qualities of leadership and different styles of leadership. नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? नेतृत्व के गुण एवं इसकी विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए। हाँ जाओ। Describe Likkert's management system. लिकर्ट की प्रबंध प्रणालियों का वर्णन कीजिए। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 5 नया ऐड हुआ है आप लोगों के सिलेबस में। व्हाट इज ऑफिस मैनेजमेंट? एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस एंड स्कोप। कार्यालय प्रबंध क्या है? इसकी प्रक्रिया एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड इन ऑफिस। एक कार्यालय में प्रयुक्त यांत्रिक विधियों के लाभ एवं दोषों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यांत्रिक विधि मतलब मैकेनिकल डिवाइस मतलब एक ऑफिस में कौन कौन सी चीजें, तो आप जब पढ़ोगे ना बुक में तो बहुत सारे मशीन्स का आपको फोटो देखने को मिलेगा जो ऑफिस में यूज होती है। जैसे 4-5 नाम ही बता दो आप लोग। पहला कंप्यूटर, प्रिंटर, ठीक है, और फैक्स मशीन भी काम आती है ना। कैलकुलेटर हो गया, और क्या हो गया? लैपटॉप, कंप्यूटर दोनों एक ही चीज है। और क्या आता है काम? फोटोकॉपी मशीन हो गया, टेलीफोन हो गया, टी वेंडिंग मशीन। वो आप लोग जब पढ़ोगे तो पूरा आपको देखने को मिलेगा, है ना। सीसीटीवी कैमरा, सर्वर्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो उनके बारे में आप लोगों को लिखना है अपने आंसर में। ये नया ऐड हुआ है। अच्छा सुनो, आप लोगों को क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आप लोग कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपका पूरा फोकस उसी क्वेश्चन में होना चाहिए। बाकी आप छोड़ दो कि कितना क्वेश्चन टोटल है। अगर आप रोज, अब देखो अब ऐसा टाइम है कि अब आप लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। हर सब्जेक्ट को रोज टाइम देना पड़ेगा। इसके पहले मैंने किसका क्वेश्चन दिया हुआ है? कंपनी लॉ का। उसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे? लगभग 21 क्वेश्चन थे। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन। आप लोगों को एक टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। अप्रोक्सीमेटली 20 दिन बचे आपके पेपर में, है ना।
अप्रोक्सीमेटली 20 दिन बचा है हिंदी इंग्लिश को अगर नहीं गिनूं तो आप लोग क्या कर सकते हो, डेली बेसिस का एक टारगेट बना लो डेली का। 3 थ्योरी सब्जेक्ट है आपके, 3। एक कौन सा, कंपनी लॉ, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप। तीनों थ्योरी को पकड़ो, 3 घंटे निकालो अपने दिन में, 1 घंटा हर एक क्वेश्चन को दो बस। और क्वेश्चन पढ़ते समय आप लोग उसकी साथ साथ में क्या बना लोगे, थ्योरी समरी भी बना लोगे। फिर जैसे ही एक खत्म हुआ फिर दूसरे में आ जाओ। रोज का एक टारगेट बना लो, एक क्वेश्चन हमको करना है रोज का, और पढ़ोगे तो पूरा ध्यान आपका उस क्वेश्चन में होना चाहिए। नहीं निकाल सकते 3 घंटा दिन का, निकालना पड़ेगा क्योंकि समय नहीं है अब उतना। और साथ में क्या बना के चलोगे आप, उसकी समरी जो बनाते चलोगे ना, तो जब आप एग्जाम के गैप जो ब्रेक 2-3 दिन का मिलता है ना गैप, उसमें फिर आपको सिर्फ समरी पढ़ना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है। क्लियर है? क्योंकि मैं शुरू से बोलता हूं भाई कि पेपर है ना थ्योरी का लेंदी आता है, नो डाउट। लिखना 5 ही क्वेश्चन पड़ेगा, लेकिन 3 घंटा कम पड़ जाता है अगर आपने 4-4 पन्ने सोचे हैं तो। अब समस्या क्या आएगी, पेपर में स्लो क्यों हो जाती है हैंड राइटिंग, लिखना कम क्यों, स्लो क्यों हो जाता है? 2 उसके पीछे कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि आपको सोचना पड़ जाता है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आपको सोचना पड़ेगा। अब सोचना पड़ेगा मतलब आपका हाथ रुक जाएगा। हाथ रुकेगा मतलब आप, सीधी सी बात है भाई, आप ड्राइविंग कर रहे हो, मान लो 2 गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही है, अब आप रुक गए कुछ काम के लिए, 2 मिनट के लिए भले रुक जाओ, और जो 100 किलोमीटर की स्पीड से साइड वाली गाड़ी चल रही है वो नहीं रुकी, वो चलते जा रही है। 2 मिनट के लिए अगर आप रुक गए ना, तो 100 की स्पीड से कहां भाग जाएगी और आप वहां रुक जाओगे, उतना पीछे हो जाओगे आप उससे। वो फ्लो टूट जाता है ना, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो सोचना ही नहीं है अपने को पेपर में, और सोचना कब नहीं पड़ेगा, जब आप पढ़ के गए। ठीक है? जब हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कभी कभी पढ़ लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में हमको लगता है भले याद नहीं है, लेकिन हमको उसकी चीज की नॉलेज हो जाती है, अरे हाँ इसके अंदर ये है। ठीक है? और दूसरा कि सवेरे सवेरे 7 बजे पेपर का टाइम है, तो उठ के जाओगे ऐसे ही हाथ नहीं चलना है, दिमाग भी नहीं चलना है। तो आप लोग देखो भाई, अभी से आप लोग प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में, अभी तो लिखने की प्रैक्टिस कर लो, और एग्जाम में जाने के पहले 1 घंटा आप लोगों को लिख कर जाना है। ठीक है? और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, कितने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो? ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोगों को खासकर हिंदी लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहती है, नहीं रहती, क्योंकि जनरली उन लोग हर जगह इंग्लिश ही लिखते हैं। तो जब पेपर में जाएंगे लिखेंगे अचानक हिंदी, क्योंकि बाकी समय उन्होंने पढ़ा बस है, लिख के प्रैक्टिस तो किए नहीं है। और उसको हिंदी लिखे कितना जमाना हो गया है, पिछले साल पेपर में लिखे थे, अब उस बात को 1 साल हो गया। तो समस्या क्या आती है, एक तो हिंदी लिखाता नहीं है जल्दी जल्दी, और दूसरा लिखाता है तो मात्रा मिस्टेक बहुत होती है। तो ये फिर भी नहीं लिख पाए, तो ये होता है इंग्लिश। सबसे दुनिया में तकलीफ में इंसान कौन है मालूम? इंग्लिश मीडियम का बच्चा। मतलब मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूं जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, वो कहीं का नहीं होता। एक तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है ना, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको हिंदी आती तो बहुत अच्छे से आती है, और इंग्लिश नहीं आती तो कम आती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी आती है तो बहुत अच्छे से आती है हिंदी मीडियम वाले बच्चे को, क्योंकि वो अपनी सारी चीजें हिंदी में अच्छे से लिख सकता है। और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा, मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा ना हिंदी का रहता है ना इंग्लिश का रहता है, ना उसको हिंदी अच्छे से आती है ना उसको इंग्लिश अच्छे से आती है। कुछ बच्चे हैं जो कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का यह हाल है आज के डेट में। तो ये हो गया भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग इसको पढ़ो, और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, 3 घंटा निकाल लो, और डेली एक क्वेश्चन आपको डेली करना है, डेली, है ना। और 3 घंटा आप लोग कैसे निकालोगे आप अपने हिसाब से देख लो, किसी को रात में पढ़ते बनता है, किसी को सुबेरे पढ़ते बनता है, किसी को दोपहर में बनता है। मेरे से अगर पर्सनली बोलोगे तो मेरे को 2 टाइम पढ़ते नहीं बनता। आप लोगों को मालूम है दिन में 4 पहर होते हैं, एक सुबेरे और एक शाम, एक दोपहर और एक रात। तो मेरे से सुबह मतलब जो
9 बजे से लेकर 12 बजे का जो टाइम है, या 9 से 1 बोल लो, इस समय चहल पहल बहुत रहती है, मालूम है आप लोगों को। इस समय मेरा दिमाग ही नहीं चलता 9 से लेकर 12 बजे के टाइम पे, मतलब मैं पढ़ ही नहीं सकता इस टाइम पे बैठ के। हाँ सवेरे बोलोगे ना 4 बजे से लेकर मैं 9 बजे तक पढ़ लूंगा, ये अलग टाइम होता है, क्योंकि इस समय शांति रहती है, ज्यादा कोई चहल पहल नहीं होता। 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक मैं नहीं पढ़ पाता, मैं अपना बता रहा हूं भाई, आप लोग अब उसको मत फॉलो कर लेना, हो सकता है आपको जम जाता होगा पढ़ना। उसके बाद 1 बजे से लेकर मस्त 4-5 बजे तक मैं बैठ सकता हूं पढ़ने के लिए, क्योंकि शांति रहती है, उस समय दोपहर का टाइम आ जाता है। अब जैसे ही 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे फिर चहल पहल वाला टाइम, फिर उधर 9 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक अपन बैठ सकते हैं। तो आप लोग पहले अपनी कमियों को और अपनी ताकत को जानो कि किस टाइम पे आप लोग पढ़ सकते हो, किस टाइम पे नहीं पढ़ सकते हो, टाइम टेबल उसी हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा ज्ञान देना कोई मतलब नहीं है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन का टारगेट लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो कॉल करके मैसेज करके पूछ सकता है।